Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good I afternoon, sir. am I'm I'm Pawan Srivastav, librarian KB Dharmapuri. I welcome all the participants in the fourth session of the seminar of Sashakt Shikshak Sasak Sangathan in an initiative of Library KB Dharmapuri. And today's topic is Introduction to Service Book and Important Entries. And I'll quickly introduce you all with the speakers of the day. So first of all, I have Bhushan Mathur sir. Bhushan Mathur sir is SSA at Kendriya Vidyalaya number 1 Gurgaon. He will be supporting our main speaker during the session. And apart from the Bhushan Mathur sir, we have one more speaker, Mr. Siddhant Sharma. And okay, Siddhant. Maybe Pawan is not connected now. I think he is left. Maybe network issue something. Okay, I'll just check quickly. Quickly, I'll check and we'll continue then. We'll just wait for the Siddhant sir for 2 minutes. Okay, he is back now. Siddhant sir, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ हाँ सर आ रही है. So he is Siddhant ठीक है. गुड Sharma. मॉर्निंग फ्रेंड्स. ओ सॉरी, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. Good afternoon, sir. I'll just quickly introduce you with all the participants. Siddhant Sharma is JSA at KB Muzaffarnagar, Arka region. He has more than 6 years of experience in handling the office single-handedly, and he is having good knowledge about the service book, and he'll be guiding us about the service book and important entries of it. So I'll quickly hand over it to Siddhant sir. Siddhant sir will continue further. Thank you. Siddhant sir, all yours. थैंक यू पवन सर. थैंक यू. Welcome sir. गुड आफ्टरनून टू ऑल. मेरा नाम सिद्धांत शर्मा है. मैं केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर कार्यरत हूँ. मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में मार्च 2015 से जेएसए के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने विभिन्न विभिन्न कार्य जो कि एसएसए और जेएसए रिगार्डिंग बोथ वर्क्स मैंने हैंडल थोड़े थोड़े किए हैं. आज हम बात करने वाले हैं सर्विस बुक के ऊपर. एम आई ऑडिबल? Yes sir, you are audible. थैंक यू. Yes, sir. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज सर्विस बुक एंड पर्सनल फाइल. तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको सर्विस बुक होती क्या है, क्या महत्वता है इसकी और क्या किस लिए हम लोग ये सर्विस बुक बनाते हैं. तो सबसे पहले सर्विस बुक उन लोगों की बनती है जो एक रेगुलर एम्प्लॉयर हैं और 1 साल मिनिमम 1 साल की ज्वाइनिंग के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है. तो उन लोगों की सर्विस बुक बनानी अनिवार्य है. एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग
जिस भी दिन पहले ही दिन आप जब ज्वाइन करते हैं तो ये अनिवार्य है कि आप लोग की सर्विस बुक बनाई जाए। अब सर्विस बुक में क्या क्या एंट्रीज होती हैं इस बारे में हम लोग जानते हैं। मैं पवन सर से बोलूंगा जो सर्विस बुक का एक हमने पीडीएफ फाइल है उसे शो करें श्योर सर। और पेज वाइज मैं आपको इलस्ट्रेट करता चलूंगा। इट्स ऑन स्क्रीन शॉट। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं सुनाई दे रहा हूँ आप सब लोगों को? हाँ हाँ। यस सर। ठीक है सर। ओके सर ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम एट द टाइम ज्वाइनिंग पे आते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए होते हैं एट द टाइम ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग, जिसमें कि कुछ होते हैं मेडिकल चेकअप, ओथ ऑफ एलिजेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। तो ये सारे के सारे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो जो भी हमारे अथॉरिटी होती हैं जिन लोगों को हमें सबमिट करना होता है वो इस चीज़ों को हमारी सर्विस बुक में एंटर करते हैं। अब सर्विस बुक का क्या यूज़ है? सर्विस बुक हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोगों के साथ वो ट्रांसफ़र की जाती है, जिसमें हमारी सारी सारी डिटेल्स होती है, हमारी हिस्ट्री, जिससे जहाँ पे भी हम ट्रांसफ़र होंगे हम लोगों को पता लगेगा उन लोगों को कि इस टीचर की या एम्प्लॉय की क्या हिस्ट्री रही है, किस तरीके से वो केवीएस में वर्क करते आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अब हम आते हैं स्टार्टिंग पे। सबसे पहला पेज देखिए इसका, जिसमें कि डिटेल्स दी गई हैं पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सर कोई दूसरा स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है उसको बंद करिए। आप लोग सर प्लीज हाँ जी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा पार्ट ए। जी सर। आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ। हाँ, तो देखिए उसके अंदर पार्ट ए में बता रखा है एंट्रीज इन द पार्ट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस और अदर ऑफिसर ड्यूटी ऑथराइज्ड इन बिहाफ। तो जो पार्ट ए है वो एट द टाइम ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग जब आपकी होगी तब वो बनेगा, और ये जो भी आपके हेड ऑफिसर होंगे या फिर उनके बिहाफ पे जो भी अगर किसी को ऑथराइज कर रखा होगा वो उसे अटेस्ट करेंगे और साइन करेंगे। नंबर सेकंड जो कि इम्पोर्टेंट है, कोई भी एम्प्लॉय जैसे कि आप कोई भी इनिशियल पोस्टिंग पे जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस दिन में जाकर लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो इस सर्विस बुक पर देना। तो ये दोनों के दोनों एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद पार्ट सेकंड में क्या है, देखिए उन्होंने बोला एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट 7 सर्टिफिकेट्स विल बी रिकॉर्डेड। तो जो 7 सर्टिफिकेट्स हैं उन लोगों को उन सर्टिफिकेट्स को अटेस्ट और रिकॉर्ड करना हेड ऑफ ऑफिस उसके द्वारा बहुत ज़्यादा जरूरी है एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट। उसके बाद 3 और होते हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे उसे फुलफिल करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी के बाद फोर्थ में वो वही दे रखा है कि जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं कुछ उन लोगों को हम लोग एंट्री कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में देखिए वो है डिक्लेरेशन ऑफ जीपीआर, ग्रेचुइटी, फैमिली पेंशन। हम लोग क्या है आजकल हम लोगों ने अपने अपने परफॉर्मेंस बना रखे हैं जिसमें हम लोग आप लोगों से डिक्लेरेशंस लेते हैं रिगार्डिंग नॉमिनेशंस फॉर ग्रेचुइटी, जीपीआर एंड फैमिली डिटेल्स। इस तरह के हम लोग आप लोगों से रिकॉर्ड मांगते हैं। उसके बाद देखिए पार्ट 3, उसके अंदर ये है कि आपने कोई अगर प्रीवियस सर्विस करी है उसमें काउंट कराना चाहते हैं तो उसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। पार्ट 3 भी उसमें हमारी फॉरेन सर्विसेज के बारे में डिटेल्स आ जाती हैं। पार्ट 4 जिसके अंदर हम लोग सारी सारी डिटेल्स लिखते हैं जो हमारी जॉब चलती है, फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग, ट्रांसफर, एनी इन सर्विस कोर्सेज एंड ऑल अदर रिकॉर्ड्स।
आप लोगों को समझ में आया इतना? हेलो? यस सर, समझ में आया, बट हेलो? ये ऐड ऑफ प्रीवियस सर्विस है, इसकी हेलो? क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर? इसके बारे में पहले है ना एक बार हेलो? सारी हेलो सिद्धांत सर, आवाज आ रही है सर? एक बार सारी हाँ सर, आ रहा है। मेरी एक, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। एक बार सारी एंट्रीज पहले आप बता दीजिए, और प्रीवियस सर्विस ऐड कराने के बारे में जो हाँ क्वेश्चन है जी। ना, ये हाँ। आपका नेक्स्ट सेशन में कवर होगा जब हम रेजिग्नेशन की बात करेंगे, उस वक्त कवर होगा। और ये जो बायोडाटा है और सर्विस बुक की एंट्रीज है, पहले आप ये सारे क्लियर कर दो, उसके बाद हम एक साथ डाउट लेंगे और क्वेश्चंस लेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो अब मैं बायोडाटा स्टार्ट करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। तो बायोडाटा स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो एंट्री है वो है नेम इन फुल। एम्प्लॉयर का फुल नाम इन ब्लॉक लेटर्स हम लोगों को डालना होता है, एम्प्लॉय जो भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट्स में दिया है। हाँ, एम्प्लॉय का वो हम लोगों को ब्लॉक लेटर्स में इसके अंदर एंटर करना होता है। सेकंड है फादर्स नेम, वो भी ब्लॉक लेटर्स में हम लोगों को डालना होता है। जो आपने सर्टिफिकेट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर एंटर करते हैं। ऐसा होता है किसी किसी के सर्टिफिकेट्स में नाम, फादर्स नेम, कुछ करेक्शन रहती है, मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक रहती है। जैसे 10th के सर्टिफिकेट में और कुछ है, 12th के सर्टिफिकेट में और कुछ है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए या तो आप लोग जो है एक एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं, जो भी नाम सही है उसके रिगार्डिंग। पर जो आपने फॉर्म में दिया है वही होना चाहिए ठीक। अगर कोई मिस स्पेलिंग होती है, लाइक 10th के सर्टिफिकेट में आपकी स्पेलिंग गलत है जो आपने फॉर्म में सबमिट करा है, तो आप एक एफिडेविट दे सकते हैं कि मेरे 10th के सर्टिफिकेट में ये दिक्कत थी और ये दोनों के दोनों एक ही जने हैं। वो तो नेम चेंज उसके वाला बाद प्रोसेस थर्ड फॉलो नंबर। करना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ, हाँ, उसका एक प्रोसेस होता है पूरा पूरा। गैजेट में भी वो निकलवाना पड़ता है, वो अलग चीज़ हाँ जी। है। हाँ, हाँ, तो ये फादर्स नेम में अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये चल जाता है ऑन द बेसिस एफिडेविट। हम्म, तो इतना पैनिक करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। हाँ, पर अगर आपके नाम में करेक्शन है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा होता है। उसके बाद थर्ड नंबर है हस्बैंड्स नेम। तो ये उसके लिए जो फीमेल एम्प्लॉई हैं, शादी हो रखी है, तो वो अपना अगर शादी हो रखी है तो हस्बैंड का नाम लिखवा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ, नेशनलिटी। इसके अंदर देखिए ब्रैकेट में लिख आवाज नहीं आ रही सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुलदीप, सिद्धांत सर। सर आवाज नहीं आ रही है। सर मुझे लगता है कि वो नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं। मैं अभी फिलहाल जब तक वो वापस से करते हैं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो बेसिकली आइडिया ये है कि सर्विस बुक जब आप फर्स्ट टाइम इंस्पेक्ट करते हैं, आपको एज पर रूल्स साल में एक बार कम से कम आपको अपनी सर्विस बुक देखने का पूरा, यू हैव राइट टू सी योर सर्विस बुक, चेक योर सर्विस बुक एटलीस्ट once in a year. So whenever you see your service book, first of all you should, for the first time, you should come at least check your biodata and initial entries in the service book. तो आपको अपने बायोडाटा में नेम चेक करना है, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, नेशनलिटी, योर कास्ट, date of birth, whatever the details is given on the biodata, you should check it carefully. It should not be wrong. And the ये जो अंगूठे का निशान है और उंगली के निशान है, ये आपको फर्स्ट टाइम जब आपकी सर्विस बुक बनाई जाती है तब ले लिया जाता है, और इमीडिएटली इसको हेड ऑफ द ऑफिस, यानी कि हमारे केवीज में हेड ऑफ द ऑफिस जो स्कूल्स में होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, तो वो उसको अटेस्ट करते हैं और यहाँ से आपकी सर्विस बुक स्टार्ट हो जाती है। I'll just-
पवन सर, इसमें हाँ, मैं सर। ये दो बातें बताना चाहता हूँ हाँ, कि इसमें प्लीज एक तो सर। डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हम्म, ये दोनों सर्टिफाई उसी समय कर लेनी चाहिए। और अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने अगर कोई हायर एजुकेशन इसके बाद भी लिए तो उसको हम बाद में ऐड भी करा हाँ, सकते वो हैं। बाद में ऐड होती है। पर्टिकुलरली एक और है जो आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब रिटायरमेंट होता है तो जो रिटायरमेंट के पेपर्स भरे जाते हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन यहीं से ली जाती है, हाँ, इसलिए ये बहुत एक नेसेसरी है। एक पॉइंट इसमें है जो आपका परमानेंट होम एड्रेस है वो भी आपको वही रखना चाहिए जो जहाँ जिस तरह आपने एड्रेस पे अप्लाई किया है, क्योंकि ये केवल एक ही बार पूरी लाइफ में आप होम एड्रेस जो है होम टाउन वो चेंज करा चेंज सकते हैं, इसलिए इसको सोच समझ के ही कराना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग, ये तो आपका बेसिक बायोडाटा हो गया। दिस इज योर बेसिक बायोडाटा दैट यू हैव टू चेक, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस you will check your first entry, which will be about your joining, about your medical examination. Then character and incident, ये जो होता है ये after your joining, your school sends a letter to your native place, जो भी एड्रेस आपने डिक्लेयर किया है, जो भी एड्रेस आपने दिया है उस जगह पे पुलिस स्टेशन को एक लेटर भेजा जाता है और आपका जो है कैरेक्टर वेरिफिकेशन मंगवाया जाता है। तो ये कैरेक्टर वेरिफिकेशन आने के बाद पवन सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, या ओके सर। तो हाँ, तो सर सर हम कहाँ तक, मतलब आप कहाँ तक बता चुका था मैं? मैंने बायोडाटा क्लियर कर दिया है और अभी कैरेक्टर अच्छा, एंड हो गया है इंसिडेंट, क्लियर? हाँ, कैरेक्टर एंड इंसिडेंट वाला कॉलम ठीक है, बता ठीक है। रहा मैं, हाँ आप ठीक है, यहाँ से मैं कंटिन्यू एक बार आपको एक दो चीज़ और थोड़ा बायोडाटा में क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, एक देखिए नीचे सबसे लास्ट में लिखा है फोटोग्राफ शुड बी रिन्यूड आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो भी अगर किसी को 11 या 12 साल हो गए हैं तो अपनी एक नई फोटो ऑफिस में सबमिट करा दें, रिन्यूड वाली, और वो चिपकवा दें। तो हर 10 साल में आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी जो फोटो है वो लगाएं। हेलो? हाँ सर, हाँ, हाँ, आ रही है ना सर? हाँ, 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 तो सर ने बायोडाटा तो आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद हम आते हैं सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेशन, जो कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंसिपल को रिकॉर्ड करने होते हैं। एम आई ऑडिबल सर? हाँ सर, ठीक है सर। तो पहला है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप लोग जब इनिशियल अपॉइंटमेंट में आते हैं तो आप लोगों को परफॉर्मा दिया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन का, जो कि आपको सीएमओ के द्वारा अटेस्ट कराना होता है। तो उसकी डिटेल्स, जो भी रेफरेंस नंबर है वो यहाँ लिखा जाता है। द एम्प्लॉय वाज मेडिकल एग्जामिन्ड बाय, जो भी सीएमओ था उनका नाम, ऑन डेटेड जो भी है, एंड फाउंड फिट। द मेडिकल सर्टिफिकेट हैज़ बीन केप्ट इन द सेफ कस्टडी वाइज सीरियल नंबर। जो भी पर्सनल फाइल में आप लोग रखते हैं तो हम लोग सीरियल नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो नीचे 4th पेज है तो यहाँ सीरियल नंबर 4 लिखकर छोड़ सकते हैं, जो कि अगर हम बाद में चेक करना चाहें तो हम इजीली ट्रैक आउट कर सकें किस पेज पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगा है। सेकंड है कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, आपको जब दिया जाता है तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इनिशियल पोस्टिंग। हेलो? हाँ सर, दिया जाता है। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ, तो आप लोगों को, तो उसमें क्या होता है, वो खाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, नॉट कैरेक्टर एंटीसीडेंट। तो कैरेक्टर एंटीसीडेंट सर, आवाज नहीं आ रही है सही से। तो हम लोग, हेलो, हाँ सही आ रही है सर, क्या आवाज? अभी क्लियर है सर, आप बोलिए। क्लियर है ना सर? हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है सर। हाँ, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जिसे आप लोग पर्सनल फाइल में लगा सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं सीरियल नंबर ये। बट इसे जो मेनली मेंशन किया जाता है, हम लोग क्या है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट दिल्ली, तो हम लोग क्या है उसमें डीएम को फॉरवर्ड कर देते हैं कि आप इनका कैरेक्टर एंटीसीडेंट चेक करें कि कोई केसेस तो नहीं है इनके खिलाफ, वैसे कैरेक्टर अच्छा है। तो जब हम लोगों को वहाँ से प्राप्त हो जाता है कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है इनका, तो हम लोग उसे पर्सनल फाइल में डाल देते हैं और यहाँ तब एंट्री करते हैं। मेन कैरेक्टर एंटीसीडेंट होता है आफ्टर ज्वाइनिंग, जो हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है आपका जो एट द टाइम ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग दिया जाता है। उसके बाद है थर्ड, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये भी आप लोगों को परफॉर्मा मिलता है। आप लोग जो है हेड ऑफ द ऑफिस के सामने जब इनिशियल पोस्टिंग पे जाते हैं, अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, तो उन्हीं के सामने आप लोगों को साइन करना होता है उस पर। ये रूल तो ये बोलता है कि जो एलिजेंस है उसे सामने आप पढ़ेंगे हेड ऑफ द ऑफिस के, और तब उस पर साइन करेंगे। फोर्थ है ओथ ऑफ सिक्रेसी, ये भी आप लोगों को दिया जाता है परफॉर्मा। इसे साइन करके हेड ऑफ द ऑफिस को दे दिया जाता है और ये आपकी पर्सनल फाइल में लगा देते हैं। फिफ्थ मैरिटल स्टेटस, ये भी आप लोगों को परफॉर्मा दिया जाता है कि आप लोगों की शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, तो उसे भी पर्सनल फाइल में लगा के सीरियल नंबर डाल के पर्सनल फाइल में क्या नंबर है हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं। अब 6 पॉइंट जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्लेरेशन ऑफ होम टाउन। कौन सर मेरी आवाज़ साफ आ रही है? हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। हाँ, तो 6 पॉइंट होता है डिक्लेरेशन ऑफ होम टाउन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग बड़ा सोच समझ के ये होम टाउन डिक्लेयर करें, क्योंकि ऐसा होता है कोई कोई दो जगह का निवासी मतलब अपने आप को मानता है कि मेरा गांव तो है उत्तराखंड में, रहने वाला हूँ मैं बिहार का। तो आप बड़ा सोच समझ के डिक्लेरेशन भरिए। ये डिक्लेरेशन होता है सिंपल, एज अंडरटेकिंग आपको देना पड़ता है हेड ऑफ द ऑफिस को कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और मेरा होम टाउन ये माना जाए। और ये आपको बताया जा रहा है कि होम टाउन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप एलटीसी लेते हैं तो इसी होम टाउन को देखकर आपको एलटीसी दिया जाएगा। इसे चेंज करने का प्रावधान होता है, पर ये बहुत ही मुश्किल सर्कमस्टांसेस में चेंज करते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। तो ये होम टाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इनिशियल पोस्टिंग। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, ये प्रिंसिपल देखते हैं कि हाँ मैंने सारे रिकॉर्ड से चेक करके ये मैंने टैली करा है कि इनका बायोडाटा जो है, पीछे बायोडाटा जो हमने पढ़ा था कि इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार जो मैंने इनके सर्टिफिकेट्स देखे हैं वो बिल्कुल सही है, और इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक पर्सनल फाइल में उन्हें रिकॉर्ड कर दिया गया है। उसके बाद है 8 पॉइंट। तो हमने पीछे पढ़ा कि फर्स्ट से 7 पॉइंट तक एट द टाइम ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग ये एंट्री रिकॉर्ड करनी बहुत अनिवार्य है, जिसमें कि है मेडिकल एग्जामिनेशन, कैरेक्टर एंटीसीडेंट, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ ऑफ सिक्रेसी, मैरिटल स्टेटस, डिक्लेरेशन होम टाउन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन पार्ट 1। उसके बाद होता है वेरिफिकेशन ऑफ जीपीएफ नंबर। आप लोगों को पता है जीपीएफ नंबर की जगह एनपीएस नंबर है हम लोगों का जो नए हैं। जब हम लोगों का एनपीएस नंबर अलॉट हो जाता है तो ये देखिए इसमें दे रखा है, दोनों में रखना जरूरी है। यहाँ हमें एनपीएस नंबर डालना जरूरी है और जो एनपीएस का अलॉटमेंट होता है उसका रिकॉर्ड एक पर्सनल फाइल में रखा जाता है, जिसमें कि यहाँ नंबर डाला जाता है कि पर्सनल फाइल में इस पेज नंबर पर रिकॉर्डेड है। 9th फैमिली पर्टिकुलर्स, ये भी आप लोगों से मांगा जाता है। कोई परफॉर्मेंस मांगता है, कोई सिंपल एक अंडरटेकिंग लेके डिक्लेरेशन लेता है आपसे कि आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, आपका क्या रिलेशन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मेरे ऊपर आश्रित हैं, तो उन्हें आश्रित बताने के लिए आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, या तो इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर आपके ऊपर आश्रित हैं, एक आश्रित प्रमाण पत्र बनता है, ये आप लोग सबमिट करेंगे। और ये सबमिट कराने के बाद जो भी फैमिली मेंबर आपके ऊपर आश्रित है, उसे जो फैमिली डिटेल्स आपने रिकॉर्ड करा रखी है सर्विस बुक में, वहाँ मेंशन जरूर कराइए कि वाइड सर्टिफिकेट नंबर ये फैमिली मेंबर इन पर आश्रित है। Am I audible, sir? Yes, sir. Hello? हाँ यस Am I यस audible? आपकी Yes, sir. Yes, You are. sir. थैंक यू। तो अब हम आते हैं 10th पॉइंट जो है डीसीआर ग्रेचुटी। तो ये भी हम लोग परफॉर्मेंस देते हैं कि ग्रेचुटी में आप लोग किसे नॉमिनेट करते हैं। मतलब हम लोग एनपीएस, ग्रेचुटी और आपका ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए आप लोगों को एक परफॉर्मा प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि आप डिटेल देंगे कि आप लोग किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं, कि अगर कुछ गलत होता है तो एट द टाइम किस लोगों को वो दिया जाए, कितने कितने परसेंटेज के हिसाब से दिया जाए।
तो इसकी डिटेल्स यहाँ दी जाती हैं और पर्सनल फाइल में सर्विस बुक में जहाँ पे भी आपने उसे डिटेल्स को रिकॉर्ड किया है आप लोग वहाँ बता सकते हैं। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेशन का पेज। सर मैं I just want to add, sir. सर यस Sir, so basically idea is हम लोग we all have joined and in 17, 18, 19 और earlier, तो हमें ये सब परफॉर्म में ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट आइडिया ये है कि when you are inspecting your service book for the first time, you should check all these entries, whether these entries have been recorded in your service book or not. It is very important कि आपकी ये एंट्रीज आपके इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पे एंटर हो जाए सर्विस बुक में। ओके, तो हाँ जी ओके हाँ सर, मूव फॉर। नहीं ये चीज आपको इंस्पेक्ट सर, करनी मैं एक चाहिए बात कि पूछना सर्विस बुक चाहूंगा में सर। कोई भी ऐसा कॉलम ना छूटता हो जो खाली हो, चाहे उसमें अगर कुछ भी ना हो तो नॉट एप्लीकेबल तो लिखा ही हो। हाँ, तो यही इंस्पेक्शन होता है, इसीलिए आप लोगों को सर्विस बुक दी जाती है, इसीलिए आप लोगों को कॉपीज दी जाती हैं कि आप लोग एक बार उसे वेरीफाई कर लें और अगर कोई भी दिक्कत है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को इंटीमेट करें। ओके। ठीक है सर, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे जिसमें कि बता रखा है प्रीवियस क्वालिफाइंग सर्विस एंड फॉरेन सर्विसेज। पवन सर प्लीज वो पेज हाँ, सर्विस बुक का हाँ, शो कीजिए। स्क्रॉल कर दिया, इट्स ऑन स्क्रीन। ओके मैं ओके सभी सर। पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज नोट करके रखिए। एक बार ये सर का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम सबके क्वेश्चन एक एक करके लेंगे। किसी के भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, विल टेक ऑल द क्वेश्चन। सर कंटिन्यू सर। ओके सर, तो थर्ड पार्ट है प्रीवियस क्वालिफाइंग सर्विस एंड फॉरेन सर्विसेज। तो सबसे पहला जो ए पार्ट है वो है प्रीवियस क्वालिफाइंग सर्विसेज। अगर ऐसी कोई सर्विस है जो कि आप लोगों की काउंट होगी इसमें, तो उसकी एंट्री यहाँ की जाती है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसी तरीके से फॉरेन सर्विसेज में अगर आप लोग कहीं गए हैं या जैसे हमारा है KVS में मॉस्को चले जाते हैं, कोई नेपाल चला जाता है, तो उसकी एंट्रीज फॉरेन सर्विसेज के कॉलम में होती है। ये दो कॉलम्स इसीलिए दिए गए हैं। अब हम उसके बाद आते हैं जो हमारा मेन एक कहा जाता है कि हम लोगों का रिकॉर्ड इसी के अंदर रहता है। सबसे पहले इनिशियल पोस्टिंग पे आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लिखी जाती हैं, जो कि जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं कि आपने किस पद पर ज्वाइन करा है, किस पे लेवल पर ज्वाइन करा है, किस डेट को ज्वाइन करा है, क्या आपने आफ्टरनून में ज्वाइन करा है या फोरनून में ज्वाइन करा है। आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, सेकंड आफ्टरनून या फोरनून जब भी आपने ज्वाइन करा है, थर्ड पे लेवल लिखा है या नहीं, किस पे लेवल पे ज्वाइनिंग है, एंड फोर्थ आपकी पोस्ट। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इनिशियल पोस्टिंग पे यही लिखा जाता है। और उसके बाद आप लोगों का अलॉट होता है एम्प्लॉय कोड। बहुत स्कूल्स में क्या होता है कि एम्प्लॉय कोड सर्विस बुक्स में नहीं लिखा जाता है, आपकी पर्सनल फाइल में उसका रिकॉर्ड डाल के छोड़ दिया जाता है। तो आप लोग उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज़ मेरा एम्प्लॉय कोड इस पर मेंशन कर दीजिए, जो कि आगे तक आपका लाइफ लॉन्ग इसमें ट्रैकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, एम आई ऑडिबल सर? पवन सर? यस सर। पवन सर, अब तो ये पिछले 2-3 सालों से ना मैंडेटरी हो गया। अब ये एम्प्लॉय कोड और ये सब एंट्री इसमें जरूर लिखी जाती हैं, अब सभी सर्विस बुक में डाली जाती है। हाँ, बेसिकली यही है कि आपको ये चेक करना है कि आपके एम्प्लॉय कोड की एंट्री, आपके आधार कार्ड की एंट्री, ये सब सर्विस बुक में हुई है कि नहीं हुई है, जब आप इंस्पेक्ट करेंगे सर। हाँ ये चीज़ हाँ, ये चीज़ टैली करने के लिए मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं। आप लोगों को ये देखना है, अगर लिखा है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ ऐड ऑल दीज डिटेल्स इन माई सर्विस बुक्स। ओके सर। फिर उसके बाद जो होता है ऐसे ही इसी के अंदर आपने अगर कोई ट्रेनिंग करी है, फॉर एग्जांपल इन सर्विस कोर्स, इंडक्शन कोर्सेज, कहीं छोटी मोटी ट्रेनिंग्स में जाते हैं, भारत स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग में जाते हैं, तो इन सब की डिटेल्स भी आप लोग एक एप्लीकेशन देके विद कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऐड करवाना जरूरी है।
हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है पूरी। हाँ हाँ सर। तो अगर आप लोग किसी भी ट्रेनिंग पे जाते हैं तो वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी एक कॉपी विद एन एप्लीकेशन कि मैंने ये कोर्स करा है और इसकी एंट्रीज प्लीज हमारी सर्विस बुक में की जाए। एक इस तरह की एप्लीकेशन अलॉन्ग विद फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट हेड ऑफ द ऑफिस को सबमिट करें और उनसे कहें कि प्लीज़ सर हमारी एंट्री करा दी जाए। तो ये एंट्रीज होने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोगों का 1% कोई सर्टिफिकेट मिस आउट हो गया है तो इसमें एंट्रीज रहती हैं कि हाँ आपने कोर्स करे थे। इस चीज़ की डिटेल्स इसके अंदर रहती हैं। ठीक है सर। उसके बाद जो 2-3 चीज़ें हर साल देखी जाती हैं वो होता है, एक तो होता है EWS जो आप लोगों की कटौती होती है EWS की, उसकी एंट्री होती है एक पेज पर। उसकी एंट्री होती है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 2019 का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक की गई कटौतियाँ विद द रेट हम लोगों को इसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है सर्विस वेरिफिकेशन। Service verification is one of the most important entries which should be inspected by all the employee concerned. और ये जो सर्विस वेरिफिकेशन का जो हमारा पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द एकेडमिक ईयर। और सेकंड होता है जैसे अगर आप लोग कहीं से ट्रांसफ़र हो गए हैं और आपका जो वहाँ से रिलीव किया गया है, लेट 6 अप्रैल को आपको रिलीव किया गया है तो 6 अप्रैल तक का सर्विस वेरिफिकेशन प्रीवियस स्कूल से होगा और जिस स्कूल में आपने ज्वाइन करा है न्यू स्कूल में उसके आगे का जो भी सर्विस वेरिफिकेशन है वो उस स्कूल के द्वारा किया जाएगा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम लोगों का लेट 6 अप्रैल को रिलीव हो जाते हैं हम किसी स्कूल से और किसी स्कूल में हम लोग 8 अप्रैल में ज्वाइन करते हैं आफ्टर अवेलिंग ज्वाइनिंग टाइम, तो हम लोगों का वेरिफिकेशन किस डेट से होगा? तो ये वेरिफिकेशन आपका जिस दिन आप रिलीव हुए हैं मीन्स 6 तारीख तक तो प्रीवियस स्कूल के द्वारा किया जाएगा। फ्रॉम 7 ऑनवर्ड ये वेरिफिकेशन जिस स्कूल में आपने न्यू ज्वाइन करा है वहाँ किया जाएगा। कौन सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये हो गया हमारा सर्विस वेरिफिकेशन का। एक होता है EWS, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब हम आते हैं इंक्रीमेंट पे। जो भी इंक्रीमेंट हम लोगों का होता है चाहे जनवरी में हो चाहे जुलाई में हो उसकी एंट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इंक्रीमेंट की एंट्री हुई है, सही तरीके से हुई है। तो हम लोगों को ये ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 एंट्रीज ऐसी होती हैं जो हम लोगों को हर साल देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला इंक्रीमेंट, सेकंड EWS डिडक्शन, थर्ड सर्विस वेरिफिकेशन। ये हमें हर साल चेक करना अगर होता है। हाँ, हर साल हम लोगों को चेक करना है। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को कब चेक करना है, क्योंकि ऐसा होता है किसी किसी स्कूल्स में जून में दे दिया जाता है, जुलाई में दे दिया जाता है, या कोई कोई एम्प्लॉय वहाँ पहुँच जाता है ऑफिस में और वो कहता है कि हमें तो सर अपनी देखनी है, अभी हमने 2 महीने पहले देखी थी, पता ही न्यू एंट्रीज हुई हैं या नहीं। पर एज पर न्यू गाइडलाइंस हर साल जनवरी में आप लोग अपनी सर्विस बुक को इंस्पेक्ट करेंगे। जो आपको कॉपीज़ दी गई हैं उस कॉपी को ऑफिस में सबमिट करेंगे फॉर अपडेशन और विद इन 30 डेज उस ऑफिस का ये मतलब रूल के अकॉर्डिंग ये है कि ऑफिस आपको विद इन 30 डेज उसे कंप्लीट करने के बाद कॉपी आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी पहुंच जाएंगे सर हमारी कॉपी दे दीजिए, इसे अपडेट कर दीजिए। तो एज पर रूल ओनली इन जनवरी। हेलो सर। हाँ जी सर एक बार प्लीज इसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए। आपने जो बोला था जनवरी में हम लोग देखते हैं ये सब कुछ, हाँ थोड़ा सा रिपीट कर हाँ दीजिए मैं तो प्लीज। हाँ मैं आपको बता देता हूँ। और जनवरी में कहीं वो भी होता है सर, विंटर स्टेशन में लीव्स होती हैं, वैकेशन होता है। तो आप फॉलोइंग नहीं मंथ नहीं, में मैं बता आप देता हूँ चेक कर आपको। सकते हैं। हाँ नहीं, मैं एक सिंपल से बताता हूँ एज पर रूल्स। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप लोग या हम लोग
रूल्स के ऊपर चल के कर देते हैं, समझ के एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके। पर एज पर रूल्स जो है वो यही है कि खाली साल में एक बार, ओनली वंस इन अ ईयर, इन जनवरी मंथ, आप लोग अपनी सर्विस बुक इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सारी एंट्रीज देख सकते हैं। इफ़ एनी प्रॉब्लम, एनी करेक्शन और एनी अपडेशन यू वांट, तो आप लोग एक एप्लीकेशन दे सकते हैं हेड ऑफ द ऑफिस को कि ये अपडेशन होना है। उसे अपडेट करने के बाद आप लोग अपनी कॉपीज जो आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उसे ऑफिस में सबमिट कीजिए, और विद इन 30 डेज इट इज़ नेसेसरी कि वो लोग अपडेट करके आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है सर? ओके, थैंक यू सर। ओके हाँ ओके मैम। अब ये होती हैं कुछ मेन एंट्रीज। हाँ जी, हाँ जी सर। कुछ नहीं सर, आप कंटिन्यू। अच्छा अच्छा। अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हम नहीं चाहते किसी के साथ ऐसा हो, पर सस्पेंशन या फिर आपके द्वारा कुछ ऐसी यूएल ली गई हैं जो कि पीरियड डायज़ोन कर दिया गया है, तो उसकी एंट्रीज भी इसमें होती हैं। आप लोगों को देखना है कि हुई है या नहीं। वैसे तो कोई चाहेगा नहीं कि उसकी सर्विस बुक में ऐसा हो, पर इट इज़ मैंडेटरी कि आप लोग ये बोल्ड एंड इन रेड इंक इसे मेंशन करें कि इजीली ट्रैकेबल हो कि ये पीरियड इनका डायज़ोन था या ये इस पीरियड में ऑन सस्पेंशन रहे हैं। ठीक है सर? जी सर। ओके सर। अब इसके बाद हम आते हैं फैमिली डिटेल्स, जो कि मैंने बता दिया है कि कुछ परफॉर्मेंस दिए जाते हैं। हेलो। कोई स्कूल्स परफॉर्मा अच्छा, प्रोवाइड अभी करता है, क्लास नहीं तो चल रही है, सर्विस मैं बुक करता में हूँ भी फोन आपको। सिंपल एक कॉलम दिया होता है जिसमें कि फैमिली डिटेल्स रिकॉर्ड की जाती है, और एट द टाइम ऑफ इनिशियल पोस्टिंग आपसे मांगा जाता है कि आप प्लीज़ हमें एक डिक्लेरेशन दें कि आपके फैमिली में कौन कौन है, फैमिली मेंबर्स विद रिलेशनशिप एंड विद डेट ऑफ बर्थ ऑफ मेंबर। तो ये जब आप देते हैं तो एक पेज है इसके अंदर। पवन सर, कैन हाँ, यू मैं शो इट देख ऑन द लास्ट सेकंड पेज? सेकंड लास्ट। इट्स ऑन स्क्रीन सर। ओके सर। हाँ तो देखिए इसके अंदर नेम ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए ऐसा होता है कि एट द टाइम इनिशियल पोस्टिंग आप 4 या 5 जनों को जितनों को दिया आपने साइन करा लिया प्रिंसिपल के। उसके बाद अगर आपको अपडेशन कराना है, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हुए हैं, तो विद रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल मैरिज के लिए आपको एक शादी का कार्ड हो, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट है तो उससे अच्छी कोई बात है नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट विद एप्लीकेशन हेड ऑफ द ऑफिस को सबमिट करें कि सर ये हमारा अपडेशन कर दिया जाए, और इसे चेक करें कि क्या डेट ऑफ बर्थ बच्चे की सही है, और उसके बाद क्या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के इनिशियल इसमें है या नहीं। अगर इसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी करेक्शन होता है तो आगे जाके बहुत हमें दिक्कत होती है। किसी भी चीज़ में सीए हम लोग क्लेम करते हैं तो उसमें हम लोग का टैली नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग कुछ भी क्लेम करते हैं, एलटीसी क्लेम करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं जिसमें कि बच्चे की डिटेल्स हम लोग वेरीफाई करते हैं सर्विस बुक से, और उसमें फिर बहुत दिक्कत आएगी अगर वो मिसमैच होगा। और ये आप लोगों को सबको एक चीज़ नोटिस करनी है कि कोई भी एंट्री अगर सर्विस बुक में आपके हुई है तो उसमें हेड ऑफ द ऑफिस के इनिशियल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेकेंड रबर स्टैम्प इज़ नेसेसरी। कोई ऐसा होता है कि 2-3 एंट्रीज एक साथ कराई और उसके नीचे प्रिंसिपल के साइन हो गए हैं और स्टैंप लग गई, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट कीजिए ऑफिस से कि सर जो अलग अलग एंट्रीज हैं उस पर एक अलग अलग इनिशियल अगर हो जाते हैं तो सर ठीक रहेगा, आगे कहीं पे भी सर्विस बुक जाएगी तो उन्हें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है सर। पवन सर, फैमिली हिस्ट्री हो गया है सर? जी। हाँ, अब हम आते हैं सर एक उससे ऊपर पेज होगा वेरिफिकेशन का। मेमोरेंडम ऑफ वेरिफिकेशन। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से फॉर्मेट होते हैं। ऐसा होता है सर्विस बुक्स के भी ना नए नए फॉर्मेट बना रखे हैं, कोई अपडेट कराता है एक दो चीज़ें, जो भी प्रिंट करते हैं उससे एक दो चीज़ें अपडेट कराते हैं स्कूल वाले। तो आप लोगों को ये बस देखना है, किसी में परफॉर्म में होते हैं, कोई मैनुअली लिख देता है, पर ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ वेरिफिकेशन, किस डेट में वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
लेट अगर मुझे प्रीवियस ईयर का वेरिफिकेशन करना है और मैंने ये जून में लिया है, तो मैं डेट लिखूंगा जून की, और कब से कब तक, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो ये पीरियड आ गया। कौन सा पीरियड जो आप सर्विस वेरीफाई कर रहे हैं वो पीरियड। उसके बाद है सोर्स फ्रॉम विच वेरीफाइड। तो ये सोर्स जो मेन होती है वो होता है पे बिल। तो यहाँ लिखा जाएगा पे बिल एंड अटेंडेंस रजिस्टर इफ़ यू वांट। अटेंडेंस रजिस्टर लिखा जाता है, पर पे बिल जो है वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, एक डॉक्यूमेंट जिसका रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद है इनिशियल्स, प्रिंसिपल, चेयरमैन का तो अभी हमारे यहाँ कोई यूज़ ऐसा रहा नहीं है, तो इसीलिए खाली प्रिंसिपल। तो इस तरीके से ये परफॉर्मा होता है। अगर परफॉर्मा ना हो तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये सारी की सारी एंट्रीज अगर मैनुअली हो रहा है तो ये हैं या नहीं है। ठीक है सर। जी सर। हाँ सर, अब हम आते हैं लीव अकाउंट्स पे। सर लीव अकाउंट का वो खोल दीजिए पेज। स्क्रीन पे सर। ओके सर। हाँ तो देखिए, सबसे ऊपर देखिए नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। आप ये जरूर इंस्पेक्ट कीजिए कि ऊपर से सारा का सारा एंट्री सारे के सारे फुलफिल हैं या नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि खाली पहले पेज पे होगा, सेकंड पेज अगर आपका ये पहला वाला भर गया है और सेकंड पेज पर आपका ऑन द नेक्स्ट लीव ये सारी डिटेल्स चली गई हैं, लीव की, हाफ डे लीव की, और वहाँ ये एंट्रीज नहीं है, तो इसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कीजिए ऑफिस में कि प्लीज़ सर इसे अपडेट कीजिए, मेरा नाम और ये सारी सारी डिटेल्स इन्हें अपडेट कर दीजिए। तो ये आपको चेक करना है, नेम ऑफ सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, जब भी आपने ज्वाइन करा है। उसके बाद डेट ऑफ क्वासी परमानेंट मीन्स जब आप परमानेंट हुए हैं, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट किस डेट को हुआ है वो आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको पता लग जाएगी डेट ऑफ बर्थ से, वो लिखा जाएगा। रेजिग्नेशन, इफ किसी का रेजिग्नेशन होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है या और कोई चीज़ होती है, तो इसे मेंशन किया जाएगा किस डेट में उनका रेजिग्नेशन हुआ है। उसके बाद हम आते हैं अर्न लीव। तो आप लोगों को पता होगा, पहले आपको एचपीएल मिलती थी, अब ईएल मिलने लगी है। तो अब ईएल की एंट्री इस अनुसार होगी कि हाफ ईयर का दे रखा है। देखिए, पर्टिकुलर्स ऑफ द सर्विस इन द हाफ ईयर ऑफ अ कैलेंडर मीन्स 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2020। ये हम लोग ड्यूरेशन लिख देंगे, कब से कब तक के लिए हम लोग उन्हें ईएल क्रेडिट कर रहे हैं, कितना टाइम, 6 मंथ। उसके बाद कितनी क्रेडिट की जा रही है, फॉर एग्जांपल 5, तो आप लोग 5 करेंगे। प्रीवियस में अगर कुछ हैं तो उन्हें टोटल करके कितनी आज के दिन में बनती हैं उसे हम लोग टोटल करके आगे साइन करा लेंगे प्रिंसिपल के। बस आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है, नोटिस करनी है कि हर एक एंट्री में प्रिंसिपल के इनिशियल हैं या नहीं है। उसके बाद ऐसी एचपीएल का दे रखा है, अगर आप कोई छुट्टी लेते हैं तो लीव टेकन में आ जाएगी। इसी के साथ अगर आप कुछ ईओएल सैंक्शन कराते हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड और ऑन प्राइवेट अफेयर्स, तो उसे भी रेड पेन से मेंशन किया जाता है इसी लीव अकाउंट में कि आपने इस डेट से इस डेट तक ईओएल लिए ऑन मेडिकल ग्राउंड या ऑन प्राइवेट अफेयर्स। तो ये मेंशन कराइए अगर आपने ईओएल सैंक्शन करा रखी है ऑन मेडिकल और प्राइवेट ग्राउंड। आगे जाके ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। वैसे अगर ये नहीं लिखा होता कि डायगोनल पीरियड है तो माना नहीं जाता है, फिर भी क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करें। इसीलिए देख लीजिए कि सैंक्शन कर रखी है नहीं ईओएल ऑन मेडिकल ग्राउंड और ऑन प्राइवेट अफेयर्स, ये आप देख लीजिए। इसी तरीके से यहाँ एंट्री की जाती है। अब ये हो गई इसकी मेन सर्विस बुक में होने वाली एंट्री। अब आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को सबको एक एक कॉपी प्रोवाइड की गई होगी। अगर आप लोग वो कॉपी खो देते हैं या आप लोगों की फट जाती है या टीआर आउट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसे आप दूसरी कॉपी लेने के लिए एज पर रूल यू हैव टू सबमिट 500 रुपीज़। तो इसीलिए उसे संभाल के रखें, उसे अपडेट करते रहें। ठीक है सर। तो कौन सी कॉपी? हेलो, एम आई ऑडिबल सर? कौन सर? यस सर, यस सर। इसके अलावा लीज ट्रैवल कंसेशन हाँ, की भी तो एंट्री होती है। सबसे पहले व्हाट इज
हेलो। हेलो। हाँ, एलटीसी। एलटीसी, हाँ, जब भी हम एलटीसी हेलो। जाते हैं। हाँ जी, हाँ सर। हाँ, सबसे पहले एट द टाइम इनिशियल अपॉइंटमेंट में आप लोगों से होम टाउन का डिक्लेरेशन लिया जाता है, जो कि एक कॉलम है, देखिए इसके अंदर होम टाउन। तो इसके अंदर एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट ही ऑफिस के द्वारा इसके अंदर नेम एंड डेजिग्नेशन विद होम टाउन, जो आपने होम टाउन एक डिक्लेयर करा है उसकी डिटेल्स यहाँ लिखी जाएगी और आप लोगों के साइन कराए जाते हैं। एम्प्लॉय के, जो भी एम्प्लॉय कंसर्न है वो यहाँ साइन करेगा कि हाँ मेरा ये होम टाउन है। उसके बाद एक और कॉलम है हेडक्वार्टर्स, मीन्स आपका डिस्ट्रिक्ट, वो आप लोग लिखेंगे। अगर आप गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, गाजियाबाद, मेरठ से, तो मेरठ। होम टाउन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मोदी नगर में रहता हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में आता है, तो मैं होम टाउन लिखूंगा पूरा मोदी नगर, अपना घर का एड्रेस है और डिटेल सारी। और पर बाकी ये आया हेडक्वार्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मैं गाजियाबाद में अगर वर्क कर रहा हूँ तो गाजियाबाद लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग एलटीसी लेते हैं तो उसकी डिटेल्स आती हैं कि आपने कब से कहाँ से कहाँ गए हैं, डेट, किस डेट को आपने स्टार्ट करा है, ब्लॉक ईयर, किस ब्लॉक ईयर के रिगार्डिंग आपने वो ली है एलटीसी। इस सब चीज़ों की डिटेल्स लिखी जाती है, प्रिंसिपल के साइन होते हैं। किसी किसी स्कूल्स में रिमार्क्स में ये भी लिखा जाता है कि कितने रुपए का पेमेंट हम लोगों के द्वारा किया गया है। ये एलटीसी की डिटेल्स दी जाती हैं। और ये मैंने बता ही दिया आपको, होम टाउन बहुत सोच समझ कर देना जो भी दोगे आप लोग, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, होता भी है तो बहुत मुश्किल से होता है और ओकेजनली होता है। एक ही बार होता है पूरी लाइफ। होम नहीं, टाउन चेंज एक हो ही बार जाता है होता है सर, और वो भी उसमें भी कंडीशनल होता है। ऐसे नहीं कि एकदम आप चाहो और एकदम बोल दो कि सर मुझे होम टाउन चेंज करना है, बस मेरा तो मन कर रहा है, तो इतना एग्जैक्टली। इजी और नहीं होता। कोई होम ना टाउन कोई आपको चेंज रीजन देना पड़ेगा प्रॉपर। होम टाउन चेंज करने की पावर जो है वो सिर्फ कमिश्नर के पास होती है। तो हेडक्वार्टर जाता है केस, इफ हाँ, दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ, आपका होम टाउन चेंज होना चाहिए, हाँ, तभी हाँ आपका सर। होम टाउन चेंज करने के लिए कंसिडर हाँ, किया जाता है। हाँ, हाँ, बट हाँ सर, फीमेल्स कमिश्नर नहीं, हाँ, के एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, एडीसी एडमिन। और एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास पावर, वो उसके पास पावर होती है अप टू डीसी। हम्म, एम्प्लॉय अप टू डीसी वो चाहें तो होम टाउन चेंज कर सकते हैं, बट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट। राइट राइट राइट। तो हाँ सर, तो ये होता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है होम टाउन डिक्लेयर करना। आप लोग पुराने हैं, जो भी नया अपॉइंटी होता है तो आप लोग समझाएं उन्हें, अच्छे से बताएं कि ऐसा भैया इन्हें देख के करना ये सब चीज़ों को। राइट तो सर। अब ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों को बताना और समझाना, अपने आप तो देखना भी हम लोगों को। एग्जैक्टली। So, हाँ sir, सर। I'll quickly summarize whatever you have told us. आप, यस सर, यस। है ना? So, dear participants, आपको अभी हमने एक overview दिया है. We have just given you an overview of the service book, what all entries are there, and what all we have to check. So, make sure each and every entry which is given in your service book correct and best of your knowledge, and it has been entered in the service book correctly. So whenever you are inspecting your service book, if you notice anything wrong, you may ask your office, you may ask your head of the office, means your principal, to correct the entry. And follow while follow up inspection, like after first time whenever you are following up your service book, you must check whether your all the trainings have been entered in the service book or not, your details of increment has been entered or not, your details of transfer and posting has been entered or not, details of any new course that you have completed has been entered or not, details of all the trainings you have attended has been entered or not, and most important, your service has been verified or not, your EWS entry has been made or not. Then if you have availed your LTC, then LTC entry must be there. If you have availed any earned leave or UL on medical ground or private affairs, these all entries are must. They have to be entered in the service book. Your hometown, your details of family members, all these details are very important and must be entered in your service book. Once your police verification is completed, that should also be entered in the service book.
So this is a quick summary of the service book. Whatever you, what all you have One to check. one more thing, nomination is also required. Nomination is most important. Yes, right. Nomination. In case of any mishappening, who will be your nominee? So these nomination are also very important. So nomination is also must. So these all details you need to check every time you inspect your service book. So details of training will also be entered in the service book. What training you have attended, from which date to which date you have attended, and where. All the details will be entered in the service book. Any training, be it induction course, be it a workshop of 1 day, 2 day, 3 day, be it a in-service course, each and every details must be entered in the service book. And apart from this, uh, as per हाँ rule पवन जी but मैं एक चीज बोल रहा था। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद मैं आपसे आपका जो भी क्वेश्चन है मैं लेता हूँ, ठीक है सर। तो ये सर बोलिए आप, पॉइंट मिस हो गया, याद आएगा तो मैं बोलूँगा। अच्छा अच्छा मैं ये कह हाँ। रहा था जब आप इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है ना, तो बीच में एक टॉपिक स्टार्टिंग में एक बात हुई थी कि एजुकेशन जो आपकी होती है क्वालिफिकेशन वो एंट्री होती है। जी उसके बाद अगर आप कोई एजुकेशन लेते हो तो उसकी प्रायर परमिशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि एम्प्लॉय अपना खुद से ही उसे कर ले और बाद में बोले कि मेरी सर्विस बुक में एंट्री कर दो। डेफिनेटली उसके लिए अथॉरिटीज की प्रायर परमिशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो प्रायर परमिशन इज मस्ट। अगर बिना प्रायर परमिशन के आपने कोई भी कोर्स किया है, कोई भी आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री कोर्स किया है और आपने परमिशन नहीं ली है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो आपको आपके उस कोर्स की एंट्री आपके सर्विस बुक में नहीं होगी, और उस कोर्स की वजह से जो भी आपको बेनिफिट होने हैं वो बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीजीटी हैं और वो पीजीटी बनने के लिए पीजी कोर्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, और उन्होंने उसकी परमिशन नहीं ली है, तो वो कोर्स जो उन्होंने कंप्लीट किया है उसकी एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसकी परमिशन नहीं ली है, और उस बेसिस पे उनको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो इन प्रमोशन इन एलडी, he or she will not get the benefit from out of that course. So these are the important things to be entered in the service book and should be inspected by the employee. So as per rule, what Siddhant sir was telling us, as per rule, in a year once we can inspect our service book, that is in January. Each year January, if you are in on a winter station and January is vacation, so the following month, means in February, you can inspect your service book. Second thing, many teachers are telling that we have not received any copy of service book, we have not received. So as per DOPT rules, and KVS has also accepted these rules. So as per rules, every employee will have two copies of service book. One is called a original service book, which is kept in the custody of the head of the office, means principal, and the second copy, which is called duplicate copy, is kept with the employee. So all the entries which is made in your original service book should also be entered in the employee's service book. So, but there is a due to shortage of office staff, due to other many other important works. So this process is not being followed in many KVs, but there are still many KVs where this process is also being followed. So यहाँ पे so problem है तो solution भी है. So I'll just tell you the solution. If you are not getting the uh, duplicate copy of your service book, you can request your office to just give you a photocopy of your service book. You can take photocopy and keep it with you. So this is the one solution, official solution. This is what I follow, that I am sharing with you. So I know, like in our KV in Dharmapuri, there is no office staff to maintain all these things. So in this case, it will be very difficult for the principal to maintain two service book for all the employees. So here uh, what I do is I ask for the photocopy of the rest of the pages or the new entries that have been made in the service book. So I'll also have the record, and school will have no issues with that.
So this is also one of the idea for this problem. So now I'll take the questions of the participant. Siddhant sir, Bhushan sir, and me will try to answer all your questions. Please ask your questions one by one. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर, जैसे मैंने अक्टूबर 2017 में केवी ज्वाइन किया था जी और मेरा जून 2017 में ही मैंने बीए स्टार्ट किया, तो उसमें उस टाइम परमिशन थी नहीं फर्स्ट ईयर के लिए, तो फिर सेकंड ईयर और फाइनल करने के लिए परमिशन लेनी जरूरी थी क्या? सर आपने मैंने जरूरी हाँ है सर। ये तो केसेस होते हैं ना, जब आप ऑलरेडी कोई कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं और आपने ज्वाइन किया, कोर्स स्टार्ट करने के बाद आपने ज्वाइन किया है, उस केस में आपको परमिशन नहीं लेनी होती। उस केस में आपको एक इंटीमेशन देना होता है राइटिंग में ऑफिस को, अपने हेड ऑफ द ऑफिस को, कि सर आई एम परसुइंग दिस कोर्स बिफोर ज्वाइनिंग केवीएस, so please consider this as an intimation of my course। तो ये एक इंटीमेशन लेटर आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जरूर देना होता है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो प्लीज़ उसको दे दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंटीमेशन भी नहीं दिया और कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपकी उसकी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जिन चीज़ों के लिए सर्टिफिकेट नहीं, सर जी जैसे वन डे ट्रेनिंग जो हुई थी, एप्पल आईपैड जब आया था हाँ 0.6 केवीज में दिया गया था, क्या इसकी एंट्री होगी या फिर वो नहीं होगा? आपको उसके लिए सर्टिफिकेट मिला था वर्कशॉप का? नहीं सर, सर्टिफिकेट तो एक दिन के लिए नहीं मिला। नहीं मिला था क्लास ले रहा हूँ। तो नहीं होगी सर। वो मैं वो 10 जो मिनट बना रहे हैं। वर्कशॉप टैब के लिए कंडक्ट किया गया था ना, जो जिस कंपनी ने प्रोवाइड किया था उनके द्वारा जी सर। स्पॉन्सर्ड था, तो उन्होंने सर्टिफिकेट, जिस भी कोर्स के लिए वर्कशॉप के लिए आपको सर्टिफिकेट मीन्स आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा जिस भी चीज़ का, उसी की एंट्री की जाएगी। ओके सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा एक प्रश्न है। जी हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, मैं भी 2017 और अक्टूबर में ज्वाइन किया था सर एज ए PRT। जी और सर मैंने इग्नो से हिंदी से BA करने के लिए सर एप्लीकेशन तो दिया था स्टाफ में, हाँ ठीक है सर, ऑफिस में। तो उस समय प्रिंसिपल सर जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल इंचार्ज में एक थे सर, ठीक है, उनका तो अभी ट्रांसफर हो गया सर। तो बाद में न्यू रेगुलर प्रिंसिपल आए, तो क्या उन्हें फिर से देना पड़ेगा? क्योंकि मुझे इसका रिसीविंग कॉपी मेरे पास नहीं है कि मैंने परमिशन लिया है, तो क्या एक मेरे पास भी प्रूफ के तौर पर होना चाहिए कि मैंने परमिशन लिया है? सर देखिए, अगर आपने उनको दिया था तो आपको उसी वक्त उस पर कंफर्मेशन लेना चाहिए कि आपको परमिशन मिला कि नहीं मिला। अगर आपने नहीं लिया है और अभी नए प्रिंसिपल ने ज्वाइन कर दिया है, आप उनसे जी। बात कर लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए सर कि मेरे सर्विस, मेरे पर्सनल फाइल में जो भी एप्लीकेशन हम देते हैं जी। ऑफिस में, जो भी एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं, वो सब की वो सब जी। वो हमारे पर्सनल फाइल में रखा जाता है और एम्प्लॉय फाइल देखना अलाउड नहीं होता है। बट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा। प्रिंसिपल सर से कि सर प्लीज़ जी। आप चेक कर लीजिए अगर मेरा परमिशन लेटर उसमें है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। और आपको जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं ना, इमीडिएटली आपको उसका या तो रिसिप्ट लीजिए या फिर कोई एविडेंस आप लीजिए, या जैसे उस पर साइन कर दिया उन्होंने, परमिटेड लिख दिया, जी। तो एटलीस्ट उसकी कॉपी ले। जी। सर मैंने बोला था उस समय जो, जी। पवन जी सर सर। इस जी। केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बार ऑफिस में जाके पहले बात करें कि मैंने ऐसे एप्लीकेशन इस डेट को दी थी और उसका अभी तक मुझे ना एंडोर्समेंट मिला है ना कुछ है। अगर वो वहीं जी कहीं सर। ऑफिस में भी अवेलेबल है तो उसी बेस पे वो सैंक्शन हो सकता हाँ बिल्कुल सर, मैं ओके, वही कह थैंक रहा यू हूँ सो कि मच। आपको बात करनी पड़ेगी पहले। आप कंफर्म कर लीजिए अच्छा। कि आपका एप्लीकेशन जो है रिकॉर्ड हुआ है, सर्विस पर्सनल फाइल में रखा गया है कि नहीं रखा गया है। पवन जी सर। सर। जी जी सर। थैंक यू सो पवन मच। सर। थैंक यू सो जी मच। जी सर। जी सर पूछिए। हेलो। हाँ सर। ओके, तो आई वांट टू क्वेश्चन सर। ये यहाँ पे दो बात हुई है, सर्विस बुक और पर्सनल फाइल, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए सर, पर्सनल फाइल एक फाइल होती है जिसके अंदर ऑल दी डॉक्यूमेंट, लाइक आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे जो आपने फॉर्म फिल किया है, जो डोजियर बन के आता है ना केबी में, जब आपकी पोस्टिंग होती है तो हर केबी को आपका एक डोजियर दिया जाता है कि ये हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं, ये एम्प्लॉय का जो फॉर्म इन्होंने इनिशियल अप्लाई किया था वो उसकी कॉपी है, रिजल्ट की कॉपी है,
वो डोजियर सबसे पहले रखा जाता है। फिर आप जब ज्वाइनिंग के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं तो उनकी कॉपी ली जाती है, वो रखे जाते हैं। और पूरी सर्विस में, पूरी लाइफ में जो भी डॉक्यूमेंट आप देते हैं ऑफिस में, जो भी एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे या जो भी ट्रेनिंग कोर्स आप करते हैं, जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, जो भी आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑफिस ऑर्डर होंगे, वो सब आपके पर्सनल फाइल में रखे जाते हैं और सर्विस बुक में उन्हीं सब चीज़ों की एंट्रीज की जाती है। जी सर। हेलो सर। जी सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हमारे पर्सनल फाइल होती है उसमें APAR लगानी जरूरी होती है क्या, उसकी जेरोक्स कॉपी जो हमारी हर साल बनती है? जो आपकी APAR होती है, अगर आप उसकी कॉपी पर्सनल फाइल में रख देंगे, रखवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बेस्ट एक प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है APAR रखवानी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब आपका सीनियर स्केल मिलता है, सिलेक्शन स्केल मिलता है, तो उस टाइम आपके APAR को इंस्पेक्ट किया जाता है कि आपके APAR में क्या ग्रेडिंग है लास्ट 5 ईयर्स। और ठीक है सर। तो उसका बेनिफिट आजकल पवन सर ये मैंडेटरी हो गया है। आजकल ये मैंडेटरी मैंडेटरी है कि आपकी सर्विस बुक में एक सर पेज पे उसमें बाकायदा हर प्रॉब्लम साल है के सर। नंबर लिखे जाते हैं, ताकि आगे जाके कहीं आजकल ट्रांसफर में या कहीं उसमें वो एंट्री की जाती है। तो आजकल एक तरह से मैंडेटरी है कि जैसे ही आपकी APAR आती है, उसके मार्क्स एक कॉलम में बना के उसमें चढ़ाए जाते हैं। एग्जैक्टली ये और जो सर पर्सनल सर मेरी फाइल प्रॉब्लम है सर इसमें एक। हाँ सर। इससे पहले वो सर एक बात कर रहे थे सर्विस बुक और पर्सनल फाइल की, उसका ये है कि जितना भी आपका रिकॉर्ड है, जो आप एक जगह पे इकट्ठा करके फिर नेक्स्ट उसमें जाते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक फाइल बनाई जाती है। और उस फाइल में ही वो सारे डॉक्यूमेंट आपके, जहाँ पे आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग से लेकर टिल डेट, अगर आपने कोई EL वगैरह लिया है या किसी टाइप के भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपकी शादी का है, आपकी कोई ज्वाइनिंग का है, आपका कोई केस संबंधित है, आपकी कोई वर्कशॉप संबंधित है, आजकल उसमें हम जैसे इन सर्विस कोर्स वगैरह करके आते हैं तो उस सर्टिफिकेट की कॉपी लगाई जाती है। तो ये सारा रिकॉर्ड एक फाइल में इसीलिए रखा जाता है ताकि आप जहाँ भी जाएं, फ्यूचर में आपको कोई आपका इन सर्विस कोर्स का अगर आपने किया है और आपका अगर सीनियर स्केल या सिलेक्शन स्केल ड्यू है, वो उस बेस पे टैली किया जाता है अगर है, तो आपकी बुक में इसलिए ये सब चीज़ें मेंटेन की जाती हैं और वो पर्सनल फाइल इसलिए बनाई जाती है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारे पास हमने क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमारी इनिशियल ज्वाइनिंग से लेके टिल डेट रखे जाते हैं। सर मेरे APAR में उसमें एक प्रॉब्लम है, जब मेरा ट्रांसफर हो गया था 2019 में, तो सर पिछले वाले स्कूल वालों ने अभी तक APAR नहीं दिया है, लास्ट वाला है 2018-19 का, तो उसका क्या करें सर? ये आपको वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके आप उनसे बात कर लीजिए कि या तो मुझे वो नंबर बता दें या उसकी पेज की मुझे फोटोकॉपी भेज दें, तो वो आपकी सर उन्होंने अपनी सिर्फ स्कूल नंबर से बता भिजवा दिए दें। हैं, उन्होंने सिर्फ नंबर बता दिए हैं सर। नहीं, नंबर आपको आप पता ही अपने होंगे ना, ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिख के दे दें कि भाई मुझे ऐसा ऐसा स्कूल से पता चला है, ये मेरे हाँ लास्ट सर। ईयर के मार्क्स हैं और आप इसे मेरी सर्विस बुक में एंट्री कर दीजिए या आप अपने पास रख लीजिए हमारा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। उसको है ना ऑफिस रिकॉर्ड के लिए आप उस स्कूल के लेटर हेड पे उनके ऑफिस से मंगवाओ। वर्बली आपका कोई भी चीज ऑथेंटिक नहीं होगी, आपको है ना हर चीज रिटर्न में चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं आपके 8 में 10 में से 12 नंबर हैं, तो वो चीज ऑथेंटिक नहीं है ना। आप वहां से उनके स्कूल, जिस स्कूल में आप थे उसके ऑफिस से बोलो कि आप मेरे को एक प्रिंसिपल साइंड एक कॉपी दे दो कि मेरे इतने नंबर हैं, बस। जी थैंक यू। हाँ सर, नेक्स्ट हेलो क्वेश्चन। अवन सर, आई वांट टू आस्क समथिंग। यस सर, प्लीज जैसे सर हम लोगों ने पीसा ट्रेनिंग अटेंड करी थी जो शायद 3 दिन का वर्कशॉप था, लेकिन उसमें वहां पे पीसा में किसी को भी कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया उसका। तो ये क्या सर्विस बुक में एंट्री हम करा सकते हैं? वो तो 3 सर डेज आप वर्कशॉप थी। KVS नहीं कंडक्ट किया था ना सर? हाँ, KVS का ही था सर। सर्टिफिकेट नहीं मिला था, बट आप यहाँ से किसी हाँ सर, हाँ सर, करा सकते हैं। हाँ सर, करा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीविंग, जो वहाँ से रिलीविंग आपको प्रोवाइड किया गया होगा उसमें डिटेल सर, वो होगी। रखा। वो रखा हाँ, सर। तो हाँ उसकी कॉपी लगा के एक एप्लीकेशन दीजिए ऑफिस में कि मैं ऐसे ऐसे 3 दिन की ट्रेनिंग में गया था और प्लीज अपडेट ऑल दिस डिटेल्स इन माय सर्विस, तो वो उसे अपडेट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीविंग। थैंक यू सर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ACP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी एंटर होगा मैम। जो भी ट्रेनिंग KVS कंडक्ट कर रहा है, अगर उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं भी मिला है
तो भी एंट्री होगी, लेकिन उस पे आपको रिलीविंग ऑर्डर जो है दोनों साइड का वो लगाना पड़ेगा। उसको लगा के एक एप्लीकेशन ऑफिस में देके आप एंट्री करवा सकते हैं। बट अगर एक्सटर्नल एजेंसी कोई कंडक्ट कर रही है ट्रेनिंग और उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उसकी एंट्री नहीं की जाती है। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, गुड आफ्टरनून, पूछिए। सर मुझे क्वेश्चन ये पता करना था कि सर्विस बुक में अगर हम कोई चेंज चाहते हैं, नेम में कोई चेंज चाहते हैं, सर नेम में या टाइटल में कोई चेंज चाहते हैं, तो किस बेसिस पे होगा सर? सर नेम हाँ सर, चेंज उसका भी एक हाँ सर, बोलिए नहीं, मैं बताता हूँ नेम चेंज का बताता हूँ। अगर आपको नेम चेंज करना है तो उसका एक प्रोसेस है। उसमें Yes, क्या sir. है, आपको एक डीड देनी पड़ेगी। डीड के साथ जो है आप लोगों को न्यूज़पेपर में निकालना पड़ेगा, और उसके साथ एक जो गजट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें वो देना पड़ेगा। वो अप्रूव होने के बाद अगर अथॉरिटी को वो सही लगता है तो उस नाम में करेक्शन कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है ये, और मेल एंड फीमेल। सेकंड होता है कोई फीमेल है, वो अपने सरनेम को चेंज कराना चाहती है आफ्टर मैरिज या आफ्टर डिवोर्स, तो उसके लिए वो सिंपल है, जो भी अगर वो डिवोर्स होता है डिवोर्स का सर्टिफिकेट, या अगर शादी होती है तो शादी का कार्ड विद डिटेल्स ऑफ हस्बैंड, मीन्स उसका सरनेम आना चाहिए, नाम विद सरनेम, तो उसका सरनेम खाली उसी की एप्लीकेशन और ये सर्टिफिकेट के बेसिस पर अथॉरिटी कर सकती है। तो जैसे सर अभी मेरी वाइफ ने अपना नेम चेंज करवाया है, हाँ जी, सरनेम, तो अगर सर नेम चेंज करवाया है, तो मगर मुझे अपनी सर्विस बुक में अपडेट करवाना, तो कैसे क्या प्रोसेस करूं सर मैं उसके लिए? एप्लीकेशन सर, एप्लीकेशन लिखिए, और जो नाम चेंज कराए किसी सर्टिफिकेट में तो करा होगा ना। यस सर। हाँ, उसकी कॉपी लगा सर्टिफिकेट लगाइए। अगर सर्टिफिकेट में नहीं कराए, आप वैसे कराना चाहते हैं, तो शादी का कार्ड लगाइए, और ये एक अंडरटेकिंग लिखाइए, और अंडरटेकिंग लिख के देंगे कि हाँ मैं अपना नाम ये करती हूँ और ये सब। और हो सकता है तो आधार कार्ड में चेंज करा के एक डॉक्यूमेंट वो लगाएंगे। वो ओके सर, थैंक एक यू सर। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगा के और एक एप्लीकेशन दे के आप करवा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रिलेटेड क्वेश्चन था हाँ हाँ सर। मेरी शादी मेरी जॉब से पहले हो गई थी, तो मेरा उस टाइम पे मैंने कोई टाइटल नहीं लगा रखा था, सिर्फ मेरा नाम था। और अब मेरी शादी, और जब मैंने ज्वाइन किया संगठन, तो उसी नाम के साथ ज्वाइन किया जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में था, क्योंकि तब तक मेरे पास मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। और नाम भी मेरा किसी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं हुआ था, किसी भी आईडी में चेंज नहीं हुआ था। तो अभी मैंने मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, जो मैंने अपने हस्बैंड के सरनेम के साथ बनवाया है। मेरे हस्बैंड का सरनेम त्रिपाठी है, तो मैंने शीतल त्रिपाठी के नाम से अपना सरनेम मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। तो अब अगर मुझे चेंज कराना होगा तो सर कैसे, अलग प्रोसेस है या यही प्रोसेस जो आपने बताया? हेलो, यस सिद्धांत सर, प्लीज आंसर। देखिए ऐसा होता है, Process आपको है। अगर नाम चेंज, हाँ हाँ सर बताइए। एक एप्लीकेशन देंगी और वो एफिडेविट की कॉपी साथ में या मेरी सर्टिफिकेट की कॉपी साथ दे दें कि एट द इनिशियल टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मेरा नाम ये था और मेरी शादी अब इनसे मिस्टर सच एंड सच इनसे हो गई है, मैं अपना नाम चेंज कराना चाहती हूँ, ये इसके लिए प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ में, तो वो इस बेस पे हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो जी पूछिए मैम। सर, एक क्वेश्चन था, फीमेल एम्प्लॉय अगर मैरिज के बाद अपना होम टाउन चेंज करवाते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? सपोज कीजिए कि शादी होने से पहले उनका होम टाउन अलग था, और अगर कहीं किसी दूसरी स्टेट में जैसे शादी हो गई है, तो फिर उस केस में वो होम टाउन कैसे करवाएं? क्योंकि होम टाउन जैसे सर ने बताया था, माथुर सर ने, कि एक ही बार चेंज हो सकता है, तो उसको थोड़ा सोच समझ के करवाइए। तो इसमें सर क्या प्रोसीजर रहेगी, थोड़ा बताइए तो। माथुर सर। हाँ पवन भाई, इसमें ऐसा होता है, जो होम टाउन है यानी जहां उनका बाय बर्थ है, वो होम टाउन तो वही रहेगा। हाँ, आप ये है कि अगर परमानेंट बेस पे उसको चाहती हैं कि जहां आपका हस्बैंड का जहाँ नया आपका जहाँ प्लेस है, जहां आप शादी होके गई हैं, अगर वो चाहती हैं तो वो उसके लिए बाकायदा आपको एक प्रोसीजर एप्लीकेशन दे के थ्रू रीजनल ऑफिस के वो फिर एडीसी के पास जाता है और कमिश्नर ही उसकी इम्पावर्ड है। पर जहां तक मुझे लगता है कि इसमें इस केस में आपको कराने की कोई जरूरत नहीं है, केवल होम टाउन तब होना चाहिए चेंज जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ
मेरा अब उस परिवार से या उस घर से कोई नाता नहीं है, तभी होम टाउन चेंज होना चाहिए। अदरवाइज वही होम टाउन रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। बट सर होम टाउन एलटीसी वगैरह क्लेम करने के लिए दिक्कत होगी ना? नहीं, उस केस में क्या होगा ना, जैसे मान लो अभी जो वर्किंग है, जैसे सपोज करो मेरा होम टाउन, मान लो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरी शादी अगर एमपी में हो गई है, तो मैं अगर अब एमपी के लिए फिर मुझे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब तक मैं भेज के वहाँ पे क्लियर नहीं करूंगा, जब तक मेरा वहाँ से करेक्शन नहीं होगा, और क्योंकि वहाँ प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है होम टाउन चेंज होना। पर वैसे वंस इन पूरी इसमें लाइफ टाइम में एक बार आप होम टाउन चेंज करा सकती हैं। पूरी तो सर्विस मुझे में लगता है वो रिटायरमेंट के टाइम पे जो बेनिफिट होता है, फिर वो उसी समय जो आपको फाइनली जो होना चाहिए वो वहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब पूरी सर्विस में आप एक बार चेंज कर सकती हैं। अगर आप शादी के बाद चेंज करके चेंज करना चाहती हैं, तो आप जब आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं आपके जहाँ आपकी शादी हुई है वहाँ के एड्रेस के हिसाब से, तो आप उस बेसिस पे क्लेम कर सकती हैं अपना होम टाउन चेंज करने के लिए। और आप एक बार लाइफ पूरी सर्विस में एक बार होम टाउन अपना चेंज करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। तो सर जो वो एक बार चेंज होता है तो उसके लिए भी जो परमिशन है वो कमिश्नर की तरफ से आती है क्या? जी, आपके जो एप्लीकेशन और पेपर्स हैं वो उसको स्कूल रेडी करके एक एप्लीकेशन परफॉर्मा होता है, उस परफॉर्मा में रेडी करके और साथ में एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा के उसको रीजनल ऑफिस दे देंगे। रीजनल ऑफिस उसे हेडक्वार्टर फॉरवर्ड करता है और फिर हेडक्वार्टर से अप्रूवल आने के बाद आपकी सर्विस बुक में अपडेट किया जाता है, और जो हेडक्वार्टर का अप्रूवल लेटर है उसको आपकी पर्सनल फाइल में लगाया जाता है, तब वो अपडेट होता है। ओके ओके। और सर इस केस में जैसे सपोज कीजिए होम टाउन अगर लेडी शादी के बाद भी अपना चेंज नहीं कर रही है, तो उस केस में एलटीसी में प्रॉब्लम होती है क्या? अगर आप होम टाउन चेंज नहीं करेंगे तो आपको होम टाउन आपको उसी एड्रेस का होम टाउन एलटीसी उसी एड्रेस का मिलेगा जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, सॉरी जो आपका सर्विस बुक में रिकॉर्डेड है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एनी। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास, तो शैल वी कॉल इट अ डे। सर मेरा एक क्वेश्चन सर, जी मैडम। हमारी ज्वाइनिंग के कितने दिनों में सर्विस बुक बन जाना चाहिए? क्योंकि मुझे तो अभी तक 4 महीने हुए लेकिन अभी तक सर्विस बुक का कुछ पता नहीं चला कि बनी है या नहीं बनी है। उसको हमें पूछना पड़ेगा क्या ऑफिस में जाके? एट द इनिशियल डे ऑफ ज्वाइनिंग आपकी सर्विस बुक बन जानी चाहिए। So this is the answer, ma'am. 7 एंट्रीज होती हैं, वो एट द इनिशियल डे होती हैं, एट द इनिशियल डे ऑफ योर ज्वाइनिंग। जिस दिन आपने सर्विस ज्वाइन की डे 1 पे आपकी सर्विस बुक बन जानी चाहिए और इनिशियल जो 7 एंट्रीज हैं वो हो जानी चाहिए आइडियली। पर चलो मैं क्लास ले रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो बुक जैसी जी 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 रजिस्टर जैसा होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। ओके के पूछा है। और अब क्योंकि सर्विस बुक कैसी होती है ऐसा कोई आइडिया क्या हमें? मैडम पीडीएफ भेज देंगे। मेरे पास एक सर्विस बुक की कॉपी का ये सैंपल है, अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं। ये रही मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दीजिए। हाँ, वो पवन सर इन्हें फॉरवर्ड कर देना, वो देख लेंगे मैडम। हाँ हाँ यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके मैम। सर वन मोर क्वेश्चन सर। जी पूछिए सर। सर जैसे कि जो इनिशियल टाइम था हमारा ज्वाइनिंग का सर, उस समय हमने उस एंट्री की थी उसमें सर्विस बुक में, तो सर उस दिन के बाद हमें वो सर्विस बुक दिखाई नहीं गई है। हमने 1-2 बार कहा भी है। हमने बताया ना तो सर, उसके बारे में एक बार आपको दिखाई जाएगी जनवरी मंथ में, तो आप उस वक्त रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक एक बार भी नहीं देखी है आपने 2017 से, तो आप वर्बली पहले रिक्वेस्ट कर लीजिए। नहीं दिखाई जाती है तो आप राइटिंग में एक एप्लीकेशन देके रिक्वेस्ट कर लीजिए देखने के लिए। जी पूनम मैडम। जी सर। सर मेरे हस्बैंड ट्रांसफरेबल जॉब में हैं। हाँ। हर तीसरे साल उनका ट्रांसफर होता रहता है, तो इस हिसाब से मुझे अगर होम टाउन एलटीसी, मेरा होम टाउन मैंने एक पर्टिकुलर प्लेस मेंशन कर दिया है, लेकिन अगर मुझे हस्बैंड के पास जाना है
तो क्या मुझे होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगा। जी इस केस में सर मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अब मेरे इन-लॉज भी जो होम टाउन में रहते थे वो हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो चुके हैं। भूषण सर, मैडम ऑल इंडिया लो 4 साल वाली। ऑल जी इंडिया, सर। ऑल इंडिया लेके इस जाते केस हैं। लो में 4 साल वाली। मैम ओके। इस केस में क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली चेंज करा नहीं पाएंगे और ये बार बार प्रोसेस होता नहीं है, इसलिए आप केवल ऑल इंडिया के लिए ही अप्लाई करें, होम टाउन के लिए अप्लाई ना करें। और अगर ओके आप तो होम टाउन के लिए अप्लाई भी करती हैं तो जहां आपने फर्स्ट टाइम जो कराया है केवल उसी बेस पे आपका हो सकता है, अदरवाइज आपको बार बार चेंज कराना पॉसिबल नहीं होगा। ओके तो मतलब मैं जो हर ईयर है एवरी ईयर ऑल इंडिया एलटीसी के लिए अप्लाई करूं, इज इट? जी हाँ, ऑल इंडिया एलटीसी के लिए कीजिए 4 साल में एक बार। यस। नहीं तो ये 4 साल में होगा, ये एवरी ईयर नहीं हो पाएगा फिर सर ये? हाँ मैडम ऐसे नहीं मिलता, होम टाउन तो क्लेम वहीं होगा आपका जहाँ आपने एक बार मेंशन किया है। जी 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 है ना, ऐसा नहीं होता। ओके ओके सर ओके। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी सर पूछिए। हाँ सर, जैसे कि एम्प्लॉय के जो पेरेंट्स हैं, अगर वन ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सर्विस, हाँ, तो उनमें मतलब उन्हें डिपेंडेंट में लिया जाएगा या इंडिपेंडेंट में? और साथ में एक और क्वेश्चन है कि अगर जैसे घर में बड़ा भाई है तो वो प्राइवेट सर्विस में है, तो उसे कैसे लिया जाएगा, मतलब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? सर पहली सर केवल जो डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स हैं या ब्रदर हैं या सिस्टर है, आप उन्हीं का मेंशन करना चाहिए। जो खुद अगर जिनकी सर्विस में है जैसे आपके फादर पेरेंट्स वगैरह, तो उनका नहीं होता है, क्योंकि उनको खुद को उनकी पेंशन वगैरह मिलती है। ये वैसे बेसिकली डिपेंडेंट के लिए है, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं उनका नाम ऐड कराना सर्विस बुक में, फैमिली हिस्ट्री में लिखना, नाम लिखवा सकते हैं, पर बेनिफिट केवल उसी चीज का मिलता है अगर जैसे आपके फादर या मदर अगर आप पर डिपेंडेंट है, तो उनका अगर आप कोई मेडिकल क्लेम या इस तरह का लेते तो पॉसिबल है। तो सर जैसे मैं इसमें फर्दर ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मेरा सर्विस बुक है, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है और मेरा ब्रदर जो है वो प्राइवेट सर्विस करता है, बट हाँ मेरे सर। मेरे फादर मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में है और उनकी इनकम मंथली 9,000 रुपये से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अच्छा। दूसरा, मेरा ब्रदर भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि मेरे फादर डिपेंडेंट नहीं है, और मेरा ब्रदर जो है वो प्राइवेट सर्विस में बेशक है लेकिन उसकी इनकम भी 9,000 रुपये से ज़्यादा है पर मंथ। और ब्रदर और सिस्टर आपके ऊपर तभी डिपेंडेंट होते हैं जब आपके दोनों पेरेंट्स, फादर मदर दोनों पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जब फादर मदर में से फादर मदर डिपेंडेंट नहीं है, देखिए अगर फादर डिपेंडेंट होंगे तभी आपकी मदर डिपेंडेंट होंगी, ठीक है। अगर फादर डिपेंड या अगर मदर वर्किंग है फादर वर्किंग नहीं है तो फिर आपके फादर डिपेंडेंट नहीं होंगे। मतलब अगर वो वर्किंग है और उनकी इनकम मंथली 9,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। और अगर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है तो आपके ब्रदर सिस्टर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। आपके डिपेंडेंट केवल आपकी इमीडिएट फैमिली मीन्स आपका स्पाउस एंड चिल्ड्रेन, केवल वही लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक टॉपिक से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अगर आप बता सके तो। सर होम एलटीसी जो होता है वो एम्प्लॉय को बस खुद के लिए मिलता है, उसके साथ अगर उसके स्पाउस रहते हैं, दोनों लोग आते जाते हैं, तो दोनों को होम एलटीसी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। एलटीसी के ऊपर हमने डिटेल में लास्ट वीक एक सेशन किया था, अगर आप ग्रुप में हैं तो मैं दोबारा से लिंक शेयर करूंगा, आप वो वीडियो देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके सर। सर एक क्वेश्चन मेरा रह गया था सर, कि हम जो ईओएल लेते हैं और जो सर्विस बुक में एंट्री होती है, तो उस ईओएल का हमारी पूरी सर्विस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या सर? भूषण सर, वैसे लास्ट वीक हमने कवर हाँ किया जी। था। हाँ, मैं वैसे फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ कि अगर ईओएल का क्या है, जब टोटल पीरियड जब आपकी सर्विस गिनी जाती है, उस सर्विस के पीरियड में जितने दिन आप ईओएल पे रहती हैं वो पीरियड उतना लेस कर दिया जाता है। तो आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस कहलाती है वो सर्विस केवल उतनी ही कहलाएगी जितने दिन आपने काम किया है। इसलिए ये जहाँ तक कोशिश हो कि हमें ईओएल अगर लेनी भी हो तो केवल मेडिकल ग्राउंड पे ही अवेल करनी चाहिए, पर्सनल ग्राउंड पे नहीं। सर मेडिकल ग्राउंड नहीं है, वो माइनस हो जाएगी।
मेडिकल ग्राउंड पे लिया हुआ ईओएल क्या ऑन ड्यूटी माना जाएगा? मीन्स वो काउंट कर लिया जाएगा हमारी सर्विस काउंट में? हो जाता है वो मेडिकल नहीं, ग्राउंड वाला ऑन काउंट हो ड्यूटी जाता नहीं माना जाएगा, मगर वो सर्विस में वो पीरियड काउंट होगा, उससे कोई ब्रेक नहीं होगी, सर्विस आपकी ब्रेक नहीं मानी जाएगी, इसलिए वो ईओएल एज ए कंटिन्यूस सर्विस में ट्रीट होता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आई होप हमने सभी के क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं और किसी के पास। हाँ सर, पूछिए जल्दी। सर मेरी क्वेरी का रिप्लाई। हाँ बताइए मैम, आप क्वेरी बताइए। सर मैंने जो सेकंड वाला क्वेश्चन पुटअप किया था कि अगर मान लीजिए हम कोई ट्रेनिंग पे जाते हैं, हाँ तो उस टाइम की हम तो स्कूल से रिलीव होके जाते हैं ना, हाँ 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 एंड व्हेन वी कम बैक हम वहां से रिलीव होके आते हैं, हाँ, तो क्या ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारी पर्सनल फाइल में लगने होते हैं? बिल्कुल लगने होते हैं। हाँ, तो ये तो हमें क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि हम तो साल में नहीं, तो एक्चुअली में क्या होता है पवन सर, इस केस में मैं बताता हूँ, एक्चुअली में रिलीविंग तभी आपको पर्सनल फाइल में लगाया जाता है क्योंकि ये क्लेम करना होता है, तो रिलीविंग तो वहां लग जाता है, पर जो सर्टिफिकेट आप जितने दिन का अटेंड करके आई हैं, अगर वो अटेंड सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट आपकी सर्विस बुक में लग जाएगा। रिलीविंग आप अपना क्लेम के लिए ले सकती हैं। अच्छा, मतलब जैसे मेरी एप्लीकेशन के साथ देना होगा। अच्छा, मैं मतलब एक्चुअली मुझे ये डाउट इसलिए आया क्योंकि मेरी सिस्टर है प्रॉपरली अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके ये रूल है कि वो अगर इवन अगर 2 दिन के लिए भी अपने ऑफिस से किसी बात के लिए रिलीव होते हैं, उनके वो पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, उनके फाइल में लगते हैं, जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं उनको किसी ऑफिस उस में केस होता में है मैडम मैम शायद ये होगा कि उनको वो ना उस केस में ये नहीं, उस केस में ये हो सकता है कि वो लोग क्लेम नहीं देते हो, उनका वो सर्विस में वो ऐड कर लेते होंगे क्योंकि उनको ये रिक्वायरमेंट है। नहीं, जैसे वो कोई भी लीव क्योंकि भी अलग लेती अलग है ना, डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, वो हो सकता है वो लोग रिलीविंग भी साथ में एज एविडेंस लेते हों। हाँ लीव पता नहीं सर, जैसे लीव सर जैसे हमारे यहाँ लीव भी एविडेंस लेते के लिए हैं अगर ना, आपके पास कोई वहाँ का सर्टिफिकेट है तो हमारे लिए सफिशिएंट है। केवीएस में रिलीविंग जो है वो अलग ऑफिसेज में सबमिटेड होता है, उसके बाद जो लीव्स अदर देन सीएल एंड कंपनसेटरी लीव वो पर्सनल फाइल में अफिक्स कर दी जाती है बाकी रिकॉर्ड्स के लिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ एड ऑन करानी है तो वो एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो पर्सनल फाइल में लगाया जाता है, चाहे आप रिलीविंग लगवाएं चाहे आप सर्टिफिकेट लगाएं, पर ऐसे यूजुअली जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑफिसेज में रिकॉर्ड होते हैं, नॉट इन पर्सनल फाइल। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। नमस्कार सर, मैं पूछ सकता हूँ कुछ एलटीसी के रिगार्डिंग? एक्चुअली सर आपको पता है कि मैं यूएल के साथ आया हूँ, मेडिकल यूएल लिया है, तो मैं ये बोल रहा था कि इमरजेंसी में लक्षद्वीप से आना हुआ तो मतलब मैं एप्लीकेशन नहीं दे पाया वहाँ पे, इन्फॉर्म एलटीसी के लिए नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं कर सकता हूँ एलटीसी के लिए इमरजेंसी ग्राउंड पे अभी? अगर आप इमरजेंसी केस में आए हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इमरजेंसी केस में आए तो हम अभी एप्लीकेशन कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और सर जो भी मतलब मेडिकल मतलब जो ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसकी कोई मेडिकल फैसिलिटीज मतलब है किवी में या हॉस्पिटलाइज मेडिकल फैसिलिटीज? सेकंड सेशन हमने किया था मेडिकल के ऊपर, आपको उसका वीडियो का लिंक आपको मेरे ब्लॉग पेज पे मिल जाएगा, उसमें आप वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जी जी। वैसे ये है कि अगर आपने गवर्नमेंट ऑथराइज किसी उसमें अगर ट्रीटमेंट लिया है तो आप क्लेम ले सकते हैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, आप वीडियो एक बार देख लीजिए। भूषण सर बस एक लास्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए पूनम मैडम का। ईडब्ल्यूएस क्या होता है, ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम फिनिश करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप में ले लेंगे। जी जी, मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या होता है, जिस दिन हम केवीएस में भर्ती होते हैं उसी दिन से हमारा एक इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हो जाता है, और ये इंश्योरेंस हमारा जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उस दिन से लेके जिस दिन हमारा रिटायरमेंट होता है तब तक का वो सब्सक्रिप्शन करता है, और रिटायरमेंट के बाद में हमको वो सब्सक्रिप्शन हमें एज ए रिफंड मिलता है। ये ईडब्ल्यूएस पहले क्या था, इसका नाम था ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, बाद में अब ये बदल के हो गई है ईडब्ल्यूएफ, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। तो इस फंड में आपके अलग अलग पोस्ट के हिसाब से पैसे कटते हैं, कईयों के जैसे नॉन टीचिंग के 30 है, आजकल ग्रुप ए बी सी के शायद 60 हैं, और जो हमारे ए ग्रुप है उसके 120 है। ये डेट ऑफ आपकी ज्वाइनिंग से लेके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का एक सब्सक्रिप्शन है जो आपको नेसेसरी कटवाना ही होता है, और इसका बेनिफिट आपको रिटायरमेंट के बाद में ये रिफंड हो जाता है।
अगर कोई बीच में ही रेजिग्नेशन कर देता है सर, तो इसी से ग्रेजुएटी वगैरह इसी से मिलती है क्या? ग्रेचुइटी अलग चीज है सर, और अभी लेटेस्ट ऑर्डर के हिसाब से केवीएस एम्प्लॉइज जो है वो ग्रेचुइटी के लिए करना चाहें एलिजिबल तो नहीं आपको पेमेंट क्लियर हो जाएगा जितना आपके अकाउंट में डिपॉजिट है, या जितना आपका सब्सक्रिप्शन टिल ज्वाइनिंग से लेके टिल आपके एक्सपायरी ऑफ सर्विस है, उतना पैसा आपको रिफंड हो जाता है। जी। तो सर अभी आपने इंश्योरेंस वर्ड यूज किया है, इसमें चलते चलो जो रिफंड हो जाएगा जो मनी होंगे रिटायरमेंट पे वो ठीक है, बट इंश्योरेंस जैसी कोई और इसमें और भी फैसिलिटी रहती है या जस्ट नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी? ईडब्ल्यूएस में कोई विशेष फैसिलिटी नहीं है, बस वो केवल एक सब्सक्रिप्शन है जो गवर्नमेंट की तरफ से कटता है। उसका सब्सक्रिप्शन का रिलेशन इसी चीज से है कि आप उस तक सर्विस में सिक्योर है, जब तक आप सर्विस में है तो वो आपका एक तरह से इंश्योरेंस उनके हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से आपको किया जाता है। बाकी जो बेनिफिट है, जैसे अगर आप एट द टाइम ऑफ सडन जैसे कोई और हैं तो उसमें आपकी जो सर्विस कितनी हुई है वगैरह वो लेंथ देख के फिर आपका ग्रेजुएटी वगैरह वो सब कैलकुलेट की जाती है। सर ग्रेचुटी वर्ड यूज किया है सर, इसका क्या फायदा है या ये क्या होता है सर, ये समझ में नहीं आया। मैंने रिटायरमेंट बेनिफिट का करेंगे ये लोग तब उसमें पता लग जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो अब मैं मुकेश मोहम्मद सर पीजीटी एचटी केवी धर्मपुरी से रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे स्पीकर्स को वोट ऑफ थैंक्स करें और उसके बाद हम लोग फिनिश करें। मुकेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। बंद कर दिया। ओके सर, आप इधर ही हाँ। थैंक यू पवन सर। आभार है। It's my pleasure to having this opportunity to deliver our gratitude and thanks to all our respected speakers. First of all, मैं सिद्धार्थ शर्मा सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे आज के लीडर हैं। थैंक यू सर। सर आपने बहुत जरूरी और हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट जानकारियाँ दी, हमें महत्व समझाया सर्विस बुक का, और जितने भी एंट्रीज है उनकी बारीकियाँ समझाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी समस्याओं का समाधान किया। मैं भूषण माथुर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, केवी नंबर 1 गुड़गांव। सर आप अपने अनुभव से हमें कृतार्थ करते रहे हैं सेशंस में, और जो कुछ टेक्निकल माइनर जो चीज़ें कुछ मिस हो जाती हैं आप बखूबी उनका अच्छे तरीके से समाधान करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मैं मच। अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतने बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और इस सेशंस को सार्थक बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और एक व्यक्तित्व और है हमारे बीच में, मिस्टर पवन कुमार श्रीवास्तव, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो इनिशिएट किया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। हम जैसे जो नए लोग आए हैं इस संस्थान में, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा आत्मविश्वास दृढ़ होता है। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हेलो सर, मेरा नाम अनिल है। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर। बोलिए। मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, तो अगर आप इसका लिंक शेयर कर सको वीडियो का, तो मैं मतलब एक्स्ट्रा टाइम में भी देख सकता हूँ, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल सर, लिंक हम शेयर करेंगे, जो हमारा ग्रुप है सशक्त शिक्षक सशक्त संगठन द्वारा, उसमें शेयर करेंगे। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आप उस ग्रुप में जरूर होंगे और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और सारे वीडियोस मेरे ब्लॉग पे हैं। मेरा ब्लॉग का एड्रेस फिर से डाल देता हूँ, मैंने डाला था ऊपर, librarykvdpi.blogspot.com। ये मेरा ब्लॉग एड्रेस है, यहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।
लास्ट मीटिंग जब हुई थी उसके बाद का वीडियो तो उसमें लिंक दिया था, लेकिन उसके बाद अब ये मतलब सेकंड मीटिंग है जो हमें अटेंड करनी थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया इस कोई वजह बात से। कोई बात नहीं सर, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जी सर जी, थैंक यू सर वेरी थैंक मच। यू थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई होप आपने काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन गेन किया है आज के सेशन से। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा रेजिग्नेशन के ऊपर कि रेजिग्नेशन क्या है, क्यों कैसे होता है और क्या प्रोसेस होता है उसका, और सर्विस बेनिफिट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अभी हमारे 3 सेशंस और बचे हुए हैं, जो कि नेक्स्ट है रेजिग्नेशन के ऊपर, उसके बाद है सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, कंफर्मेशन ऑफ सर्विस एंड एमएससीपी, और लास्ट सेशन होगा डिसिप्लिनरी केसेस के ऊपर। तो इसके बाद ये हमारा सशक्त शिक्षक सशक्त संगठन का जो इनिशिएटिव है ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट फेज के बारे में प्लान किया जाएगा अगली बार। तो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन एंड एंजॉय योर डे। और आज वैसे भी संडे है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू पवन जी, थैंक यू। सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। Thank you so much, sir.